अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन। सैम्पल प्रोपोर्शन मीन्स यू हैव टू ड्रॉ सैम्पल फर्स्ट एंड देन कैलकुलेट प्रोपोर्शन फॉर ईच सैम्पल। जिस हम एक्स बार का एक कॉलम बनाते थे और उसमें एक्स बार सारे कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उसके बेस पे उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनती थी। अब किसकी बेस पे बनेगी? अब ये सैम्पल प्रोपोर्शन की बेस पे बनेगी। इनिशियली हमने क्या करना है, उसी तरह कैपिटल एन, स्मॉल एन, विद रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसको कंसिडर करते हुए हमने सैम्पल्स ड्रॉ करने हैं। जब सैम्पल्स ड्रॉ हो जाएंगे, वंस यू गेट द सैम्पल्स टू बी ड्रॉन, देन यू हैव टू फाइंड द प्रोपोर्शन इन द नेक्स्ट कॉलम। एंड प्रोपोर्शन आपकी जब बन जाएगी सब रिस्पेक्टिव सैम्पल्स के लिए, देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। और जिस तरह हमने मीन्स के लिए किया था कि पहला कॉलम मीन्स का था, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी का और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी का, बिल्कुल उस तरह से अब भी वही होगा कि पहला आपकी प्रोपोर्शन का होगा, नेक्स्ट एफ फ्रीक्वेंसी का, नेक्स्ट द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज एफ ऑफ पी। हियर वी आर यूजिंग पाई फॉर द population proportion, and k is the number of elements which are favorable, which are related to the attribute A. This is similar like to variable. ये A variable है, पहले हम x लिखते थे, अब हमने A लिखा है लेकिन हमने वेरिएबल नहीं कहा, उसको एट्रीब्यूट कहा है क्योंकि ये क्वालिटेटिव टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है, सम क्वांटिटी नहीं होगी इसमें, क्वालिटी को जो फेवर कर रहे होंगे वो सारे एलिमेंट्स हमने काउंट कर लेने हैं। जैसे अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं कहूँ कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिजाब लेती हैं, अब ये करेक्टरिस्टिक है ना, टेकिंग हिजाब। अब हो सकता है वो 20 हो, तो प्रोपोर्शन क्या आएगी? 20/50। मैं ये भी कह सकती हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं ग्लासेस पहने हुए हैं, तो हम कहेंगे 60 की क्लास में अगर 30 ने पहने हुए हैं तो 50% क्लास ने, तो 30/60 उसकी प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो ग्लासेस, वेयरिंग द ग्लासेस इज द एट्रीब्यूट। ओके, द स्टूडेंट्स हैविंग लॉन्ग हेयर इन द क्लास, लॉन्ग हेयर एट्रीब्यूट है। अब मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी व्हाट इज मेंट बाय एट्रीब्यूट, द कैरेक्टरिस्टिक the observations have. K is the relevant number which is favorable to the attribute A, और n क्या होगा? तो population size। तो population proportion पाई से डिनोट हो रहा है और इसी के रिस्पेक्टिव सैंपल के लिए हम कैपिटल P यूज करेंगे, और सैंपल के लिए जो उसके फेवरेबल केसेस होंगे, जो उससे रिलेटेड केसेस होंगे एट्रीब्यूट से, उसको x और सैंपल साइज n उससे डिनोट करेंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी दो कैटेगरीज बन रही हैं पॉपुलेशन में, एक को हम सक्सेस कहते हैं, एक को हम फेलियर कहते हैं, तो और सारी जो दोनों कैटेगरीज हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। जैसे अगर मैंने कहा कि स्टूडेंट्स ने ग्लासेस पहने हुए हैं, तो फिर दूसरा ग्रुप क्या बनेगा? स्टूडेंट्स ने ग्लासेस नहीं पहने हुए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। ये तो नहीं है कि एक लड़की ने ग्लासेस पहने भी हुए हैं, ग्लासेस नहीं भी पहने हुए। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए, यानी कि दोनों जो कैटेगरीज हैं एक अकर करे तो दूसरी अकर ना करे, ऐसी कैटेगरीज हो। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स हैविंग लॉन्ग हेयर, तो या तो लॉन्ग हेयर होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कैटेगरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, यानी कि दोनों को अगर मिलाएं, लॉन्ग हेयर हैं और नहीं है, दोनों कैटेगरीज को ऐड करें तो पूरी क्लास बन जाएगी आपकी। तो यानी वो कैटेगरीज जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होनी चाहिए और एग्जॉस्टिव भी होनी चाहिए। If a simple random sample of size n is selected from an infinite population or with replacement from a finite population, ठीक है। इनफिनिट पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन होती है जो काउंट नहीं की जा सकती। अब 2 4 6 8 ये 4 वैल्यूज ही है ना, तो फिनिट पॉपुलेशन हुई आपकी। आपकी 50 की स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, ये भी फिनिट पॉपुलेशन है। ठीक है, इनफिनिट पॉपुलेशन कब हो जाएगी? अगर मैं कहूँ पूरे पाकिस्तान के कॉलेजेस की स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, अब ये इन्फिनिट है, क्योंकि जब तक आप ये डेटा कलेक्ट करोगे डेटा चेंज हो चुका होगा, कई स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ चुकी होंगी, कई नहीं एडमिट हो चुकी होंगी, तो इसलिए ऐसी पॉपुलेशन जो है वो इन्फिनिट है। प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी, अब हम देख लेते हैं। मीन एंड वेरिएंस किसके इक्वल है? जिस तरह हम न्यू एक्स बार लिखते थे, जहां पर एक्स बार लिखते थे सबस्क्रिप्ट में, वहां छोटा सा अब हमने पी लिखना है। जहां सिग्मा स्क्वायर के साथ हम एक्स बार लिखते थे छोटा सा, अब हम वहां पे कैपिटल पी लिखेंगे। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारी ये दोनों चीजें आ गई। उसमें राइट हैंड साइड में था यहाँ पर म्यू, क्योंकि म्यू एक्स बार म्यू के इक्वल था। अब हमारा म्यू पी जो है वो पॉपुलेशन की कौन सी प्रोपोर्शन होगी, पाई के इक्वल होगा। ठीक है, अब पाई जो है वो प्रोपोर्शन होती है, बिल्कुल हमने जिस तरह बायनोमियल में पढ़ा था, पी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था, तो क्यू क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो दो कैटेगरीज बन रही थी, यहाँ भी पी जो है वो पाई को शो कर रहा है और 1 माइनस पाई जो है वो उसकी फेलियर्स को शो कर रहा है। तो पाई एंड 1 माइनस पाई इनका प्रोडक्ट और उसको n पे डिवाइड कर देना है। ये दो इसकी थ्योरम की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, मीन एंड वेरिएंस की। शेप, अच्छा अब हमने देखा था कि मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती थी वो नॉर्मल बनती थी, बनाई थी ना हमने, कि उसकी अगर अब मीन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो उसका जो कर्व बनता था वो नॉर्मल को फॉलो कर रहा था। हमने देखा था कि टेल्स पे जो है वो फ्रीक्वेंसी कम होती है, दोनों टेल्स पे, और मिड में जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और मिड में जो है उसका म्यू एक्स बार या म्यू दोनों ही लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि म्यू एक्स बार, वो लाइट थोड़ी चल गई, दिस इज म्यू एक्स बार, और म्यू एक्स बार भी है और म्यू भी है ये सेंटर में। ये तो शेप किसकी थी, ये एक्स बार की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, म्यू एक्स बार की। और ये जो स्केल है आपके पास यहाँ पर वो भी एक्स बार का है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो है वो कौन सी बनती थी, वो नॉर्मल थी। ठीक है, नॉर्मल को फॉलो करती है। अब इस केस में जब हम प्रोपोर्शन की ले रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये नॉर्मल को फॉलो नहीं करेगी। इसको नॉर्मल को फॉलो करने के लिए एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर ये नॉर्मल को फॉलो कर लेगी। और वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन देखिए क्या है, सिमेट्रिकल इफ पाई इज इक्वल टू 0.5। अगर 0.5 से ग्रेटर है तो तब भी स्क्यूड होगी, लेस है तो भी स्क्यूड होगी। ठीक है, नॉर्मल को फिर फॉलो करेगी। अगर आपकी पाई की वैल्यू जो है वो 0.5 के बिल्कुल क्लोज या एग्जैक्टली इक्वल होगी, तो फिर हमने उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए उसे z में कन्वर्ट करना है। z इज इक्वल टू p माइनस म्यू पी ओवर सिग्मा पी। ठीक है, म्यू पी किसके इक्वल है, अभी हमने थ्योरम पढ़ा, ये पाई के इक्वल है। सिग्मा पी किसके इक्वल है, ये भी हमने अभी थ्योरम में देखा कि ये इसके इक्वल है। तो दोनों की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है हमने, म्यू पी की भी, तो जो है वो पाई के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपका जो z स्टैटिस्टिक है वो बन जाएगा p माइनस पाई ओवर पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर अंडर रूट n, अप्रोच टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है जी, जब भी z है तो z तो स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करता है। और एक और ये कंडीशन भी होता है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि n जैसे जैसे इंक्रीज करता जाए, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमने पढ़ा था ना, एज n इंक्रीजेस तो फिर ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वो नॉर्मल को फॉलो करती जाएगी, स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करती जाएगी। तो n का इंक्रीज करने को कहते हैं एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब n काफी लार्ज हो जाए। जैसे अगर मैंने कहा आपकी 50 स्टूडेंट्स की क्लास है और 50 में से मैंने आधे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, तो सैंपल तो काफी लार्ज हुआ ना। ठीक है, या 50% से भी ज़्यादा बड़ा सैंपल ले लिया। तो जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करता जाएगा तो वो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करेगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है कि 5 लोग हैं, एक एस जो है वो सिंगल को शो कर रहा है, एम जो है वो मैरिड को शो कर रहा है। पहला शख्स सिंगल, दूसरा मैरिड, फिर सिंगल, फिर मैरिड, फिर सिंगल, यानी ऑल्टरनेट पर्सन्स जो हैं वो खड़े हैं। तो आपने पॉपुलेशन जो है वो एस को भी ले सकते हो, या आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 को भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आपने सैंपल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, इसके बाद स्टेटमेंट देखते हैं। टेक, नजर आ रहा है इसमें, टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ 2 मेंबर्स। इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, दिस इज स्मॉल एन। ठीक है, कैपिटल एन कितना है तो बता सकता है, कैपिटल एन आपका 5 है, जो यहाँ पर आपका 5 पर्सन है, तो ये 5 जो है वो आपका कैपिटल एन है, और जो स्मॉल एन है वो आपका 2 हो गया। ठीक है, ये आपका 2 है स्मॉल एन।
अच्छा, उसके बाद है विद रिप्लेसमेंट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं कि विद रिप्लेसमेंट की बात होती है। From this population and find the proportion of married members in each sample. Form the frequency distribution. ठीक है, अब हम यूँ करते हैं कि इसके सैम्पल्स ड्रा कर लेते हैं। इन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या ले लिया, पॉपुलेशन को 1 2 3 4 5। बाद में वो क्या करेंगे कि हर इवन नंबर को मेरिट कह देंगे, जहाँ जहाँ 2 लिखा होगा उसको m से रिप्लेस कर लेंगे या m समझ लेंगे, और जहाँ जहाँ 4 लिखा होगा, इन दोनों इवन नंबर्स है ना, तो उसको मेरिट समझ लेंगे। अब देखें सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट के साथ से अगर ड्रॉ करें तो n रेसिड पर n, ये फॉर्मूला होता है ना विद रिप्लेसमेंट का, n रेसिड पर n, तो 5 रेसिड पर 2 तो 25 बन जाएंगे आपके सैंपल्स। ठीक है, हमने 25 की काउंटिंग कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा, 25 की काउंटिंग लिख ली। फिर हम क्या लिखेंगे, हर ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 रेसिड पर 0, यानी कि पहला कॉलम बनेगा कि सिंगल टाइम हर वैल्यू रिपीट होनी है, और फिर क्या होना है 5 रेसिड पर 1, इसका मतलब है कि हर वैल्यू 5 टाइम रिपीट होनी है। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं इन्होंने सैंपल्स कैसे बनाए हैं। अब एग्जाम्पल को पूरा हम देख लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने काउंटिंग नहीं लिखी, बहरहाल 1 2 3 4 5 हर वैल्यू एक दफ़ा रिपीट हो रही है, फिर 1 2 3 4 5 हर वैल्यू एक दफ़ा रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दूसरे कॉलम में सब वैल्यूज एक एक दफ़ा रिपीट हो रही हैं। इन्होंने पहला कॉलम दूसरी जगह बना लिया और दूसरा पहली जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 रेसिड पर 1 का मतलब है 5 टाइम रिपीट हो रही है, तो आप देखो कि हर वैल्यू जो है इसमें ये 5 टाइम्स लिखी है। 1 जो है वो कितने टाइम्स लिखा हुआ है, ये 5 टाइम्स लिखा हुआ है। फिर इसमें 2 भी कितने टाइम्स लिखा हुआ है, ये भी 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये आपके सारे सैंपल्स बन गए। ठीक है, अब आप देखें कि फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मैरिड मेंबर्स, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट में दिया हुआ है नंबर ऑफ मैरिड। तो ऑड ऑड का मतलब है कि ये दोनों सिंगल होंगे, दोनों सिंगल होंगे, तो कोई मैरिड ना हुआ तो x क्या हुआ, 0। 2 का मतलब है इवन नंबर आ गया, यानी कि ये मैरिड है, तो इसकी प्रोपोर्शन क्या बनेगी। ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं थी, बहरहाल डायरेक्ट हम बना लेते ये वाला कॉलम कि 0/2, कि कोई भी इसमें से मैरिड नहीं है, दोनों ऑड नंबर्स हैं, तो ये 0/2 हो गई, तो इसको 0 लिख दिया। 1/2 एक मैरिड है। अब देखें ये 2 2 ये कैसा है कि दोनों ही इवन नंबर्स हैं, तो ये क्या होगी, ये 2 4 ये दोनों ही इवन नंबर्स हैं, ये क्या होगी, ये दोनों मैरिड हैं। इसकी प्रोपोर्शन कॉरेस्पॉन्डिंग देखें 2/2 है। जब 2/2 लिखा होगा तो जाहिर है कि 2/2 को क्या लिखेंगे, डिवाइड करके 1 ही लिखेंगे। ठीक है जी, ठीक है, तो आपने इसको क्या लिखना है, 0/2 1/2 एंड 2/2, इस तरह पूरा कॉलम बना लेना है। अब मेरी बात समझ आ गई। अब अगले वाले कॉलम में देखें ये 4 4 दोनों मैरिड हैं। ठीक है, 2 4 4 2 मैम, ये ये मैरिड है। क्या, नंबर ऑफ मेरिट कैसे निकाले हुए हैं, मतलब हाँ, ये नंबर ऑफ मैरिड, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स इन ईच सैंपल। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इस स्टेटमेंट में लिखा होगा, अगर ये सिंगल की कहते हैं तो हमने सिंगल की निकालनी थी प्रोपोर्शन। जैसे मैंने कहा लॉन्ग हेयर, ठीक है, लॉन्ग हेयर तो फिर लॉन्ग हेयर होगा, अगर मैं कहती शॉर्ट हेयर तो शॉर्ट हेयर की निकालनी थी। वेयरिंग ग्लासेस, नॉट वेयरिंग ग्लासेस, क्लियर करना है कि किसकी प्रोपोर्शन आप निकालनी है, वो आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। फाउंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद ये सारा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब हम जो करते हैं एक्सरसाइज में चलते हैं और वहां से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलें जी, 2 का ए पार्ट करते हैं। 2 का ए पार्ट देखिए क्या है स्टेटमेंट में। अ फिनिट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ, पॉपुलेशन को सबसे पहले नोट कर लेते हैं जी। पॉपुलेशन क्या है, ये है आपकी 2 4 2 3 4 5 6 एंड 8। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कैपिटल एन लिखना जी 6 है। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स, ये जो है आपका एट्रीब्यूट है, इवन नंबर्स इन ऑल पॉसिबल सैंपल्स। स्मॉल एन कितना दिया हुआ है, चलें जी 2 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं विद है कि विदाउट है। ये जी दिया हुआ है आपको विद रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, फ्रॉम दिस पॉपुलेशन एज्यूमिंग 36, जाहिर है कि वो 6 रेज़ टू पावर 2 तो 36 ही बनेंगे। पॉसिबल सैंपल्स इक्वली लाइकली, ठीक है, ये वैसे इक्वली लाइकली होते हैं, मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड, ठीक है, बाकी हम वैसे ही लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सेल पे और अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप पॉपुलेशन एक बार दोबारा नोट कर लें, 2 3 4 5 6 सारी सीक्वेंस में, और सिर्फ गैप के बाद 8 आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, कैपिटल एन क्या है, जल्दी से बताएं जी, 6। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे स्मॉल एन, वो है 2। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है जी, ये लिखते हैं 2। अच्छा, ऐसे नहीं लिखती मैं, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं 2 3 4, गलत हो गया, 2 के बाद क्या, 4 के बाद 5, फिर 6 और फिर 8। चलिए जी, पॉपुलेशन हो गई। अच्छा, उसके बाद हम ये करते हैं, चलिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे ऑल पॉसिबल सैंपल्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स drawn with replacement। जी, इसका फॉर्मूला है n रेज़ टू द पावर n, इसको मैंने ऐसे लिख दिया n रेज़ टू द पावर n। ठीक है जी, वो ये प्लस आ गया लिखा हुआ। अच्छा, और ये है आपकी 6 रेज़ टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 36। चलिए जी, सारा कुछ ही लिख दिया हमने एक ही लाइन में। अब हमने काउंटिंग लिख लेनी है, यहाँ हमने लिखना है सैंपल नंबर। ठीक है। अच्छा, एक लाइन छोड़ के लिख लेते हैं, इसलिए कि हम इसके ऊपर वो फॉर्मूला लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर छोड़ देते हैं। चलिए यहीं पे लिखते हैं सैंपल नंबर। चलिए अगले कॉलम में हम लिखेंगे सैंपल, उसके बाद हम लिखेंगे पी, कैपिटल पी। ठीक है जी। सैंपल हमारे कितने बनने हैं, हमें पता है कि ये 36 बनने हैं। ठीक है, जो 36 बनने हैं तो फिर हम जरा इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे तक। चलें जी, 36 तक बन गए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें सैंपल्स बनाने हैं। इस कॉलम को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहला सैंपल हमने क्या करना है, इसके ऊपर छोटा सा लिखेंगे कि हमने जो चीज़ें बनानी है वो 6 रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि हमारा फॉर्मूला 6 रेज़ टू द पावर 2 है ना। पहले कॉलम में हर वैल्यू एक दफ़ा आएगी, और फिर हम लिखेंगे 6 रेज़ टू द पावर 1, इसका मतलब है हर वैल्यू 6 टाइम्स आएगी। ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली पहला वाला क्या आएगा, 2 हाँ जी 2। अब यूँ करते हैं कि मैं ना 2 कॉलम्स ले लेती हूँ, इस पी को हटाती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ पी। ठीक है। अच्छा, इस तरह अलग-अलग लिख लेते हैं, 2 कॉलम्स ले लेते हैं, और इस कॉलम की स्पेस भी कम कर देते हैं। तो मैंने 2 कॉलम्स आपके ले लिए हैं, उसके लिए सैंपल्स के लिए। इसकी स्पेस भी कम कर दी, बहुत ही कम हो गई है, चलो इसकी भी कम कर दी। ठीक है। अब हर वैल्यू मैंने एक दफ़ा लिखनी है, ऐसे मेरे लिए लिखना आसान है, कॉमा नहीं लिखनी मैं। 2 3 4 5 6 4 5 8। 6 अब मैं इसको कॉपी कर 8 लूँ ना, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा एक ही दफ़ा बार बार आना है। तो यहाँ से एक बार कॉपी किया, फिर नीचे जाके यहाँ पे दोबारा कॉपी कर दिया, फिर यहाँ पे दोबारा कॉपी कर दिया। कॉमा लगाती थी लेकिन मैं कॉपी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आप लोग उसी तरह ही कर लेना, कॉमा लगा के। अच्छा, और ये देखें एंड तक पहुँचे कि कंप्लीट हो गया 36 तक, ये देखें। ठीक है। अब हमने हर वैल्यू कितनी टाइम लिखनी है, ये हमें लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब 8 कितनी दफ़ा आना है, हम नीचे से शुरू कर देते हैं 6 टाइम्स। 6 टाइम। चलो जी, 6 टाइम्स हो गया। ठीक है। ठीक है, अब हमने लिखना है 6, 1 2 3 4 5 6। चलो 6 भी लिख दिया, उससे ऊपर था 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक लिख रहे हैं हम, 6 को हमने 6 टाइम्स ही लिखा था। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब हम लिखेंगे 4, 1 2 3 4 5 6। अब हम लिखेंगे 3, 1 2 3 4 5 6। अब हम लिखेंगे 2, 1 2 3 4 5 6।
वो पहला वाला मैंने पहले से लिखा हुआ था। ठीक है जी, अब आपकी सैम्पल्स बन गए। अब हमने क्या करना है कि हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हमने अगला कॉलम बनाना है। अगला कॉलम किसका है? प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब प्रोपोर्शन में हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स आप मुझे बताएं कि दोनों इवन है तो प्रोपोर्शन क्या आएगी? 2/2। ठीक है, मैं यहाँ पे ना इस तरह लिखने लगी हूँ, 2/2। अच्छा, अगली प्रोपोर्शन क्या आएगी? इन दोनों में एक ऑड है और एक इवन है तो 1/2। 1/2, अगले वाले में 2/2। ठीक है जी। अब ये कॉलम आप कंप्लीट कर लोगे? यस मैम। तो मैं इसको 2/2 को 1 लिख दूँ, ये 0.5 हो गया, ये भी 1 आ गया। अब ठीक है, ये 0.5 हो गया। अब समझ आ गया सबको? किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ली दोबारा। इसका भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। सॉरी ये 1 नहीं आया, ये 0.5 आया। 3 कोई भी इवन नहीं है तो 0/2। इधर 0.5 एक इवन है, इधर कोई इवन नहीं है, दोनों ऑड है तो 0। एक इवन है तो 0.5, इसमें भी एक इवन है 0.5, दोनों इवन है 2/2, तो इसमें भी एक इवन है 0.5। ठीक है, और ये 1, इसमें 0.5, इसमें 2, तो ये 1 आ जाएगा, इसमें भी 1, इसमें भी 0.5। सबको समझ आ रही है ना? दोनों ऑड है 0/2, एक इवन है 0.5, दोनों ऑड है 0, एक इवन है 0.5, एक इवन है 0.5, दोनों इवन है 1, एक इवन है 0.5, दोनों इवन है 1, दोनों इवन है 1, दोनों इवन है 1, एक इवन है 0.5। काउंट करने अभी हमने कितने 1 और कितने 0.5 और कितने 0 है। 0.5, कोई गलती ना कर ली हो मैंने, बोलते बोलते मैं काम कर रही हूँ 1 और बस खत्म हो गए। ठीक है, अब मैं जरा इसको छोटा करती हूँ ताकि आप लोग ना जल्दी से इसको काउंट कर लो। अब नजर आ रही है मैम, दोनों इवन होते हैं, 2/2 करते हैं। हाँ जी, दोनों तो 2/2 को डिवाइड किया तो 1 ही आया ना। ठीक है, और अच्छा, ओड होता है तो 1/2 होता है, एक ओड। तो मैम दोनों ओड पे 0 किस तरह आता है? तो कोई भी इवन नहीं है किससे ना। डिवाइड करते हैं? हमने ये देखना है कि कोई कितने इवन है। 0/2, दोनों ऑड का मतलब है अच्छा, 0/2। डिवाइडेड बाय 2 तो सब में आ रहा है ना, क्योंकि दो डिजिट्स हैं। ठीक है, सैंपल साइज से डिवाइड करना है। पी का फॉर्मूला क्या है? ओहो, थोड़ा सा आपको समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैंने शायद सही नहीं समझाया। इसका फॉर्मूला है x/n। x क्या है? x/n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। अगर ये x/n है तो x का मतलब है कि नंबर ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवन डिजिट्स। अब इवन डिजिट्स कितने हैं वो आपने ऊपर लिखना है। कोई भी नहीं होगा तो 0 लिखेंगे, एक होगा तो हम 1 लिखेंगे, 2 होंगे तो 2 लिखेंगे, तो डिवाइडेड बाय तो 2 ही आना है। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं x/2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आप लोग देखो, ये देखो। ठीक है, x/2 x। अब आपने x देखना है कि एक इवन है, 2 इवन है कि कोई इवन नहीं। जब कोई भी नहीं है तो फिर 0 लिखेंगे ना। अब हमने लिखना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p। अब हमने कॉलम्स क्या बनाने हैं? पहला वाला बनेगा यहाँ पर p, फिर क्या बनेगा? f, फिर क्या बनेगा? f ऑफ p। दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, इसको और इसको, पहले और तीसरे को, जिस तरह हम करते आए हैं, p इंटू f ऑफ p। ये मीन के लिए आ जाएगा। वेरिएंस के लिए क्या करेंगे? p इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये आपका p स्क्वायर आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ p से, ये आपके कॉलम्स बन गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक इसको टेबल सा बना लेते हैं ताकि इस टेबल में हम इसको एनक्लोज कर दें। ठीक है, छोटा सा टेबल बनेगा। क्यों छोटा सा बनेगा भला? तो बता सकते हैं छोटा सा क्यों बन रहा है? हमारे पास p की वैल्यूज ही कितनी है? 3 तो पॉसिबिलिटीज है, 2/2, 1/2, 2/2, तो 0, 0.5 और 1, ये पॉसिबिलिटीज आ गई। ठीक है,
अब आपने इनको काउंट करके बताना है कितने जीरोस थे, कितने वंस थे। चले जी गर्ल्स, जरा जीरो काउंट करें कि कितने जीरोस हैं इसमें, इस पूरे कॉलम में जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसमें कितने जीरोस हैं यहाँ तक। क्योंकि साइज काफ़ी बड़ा, मैं ज़रा छोटा करती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए और आप इसको इसीलिए कर लो काउंट। हम दोबारा इसको बड़ा कर लेंगे। चलिए जीरो काउंट करते हैं, इसमें कितने जीरोस हैं। 0 जी 1, चलो मैं वंस काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो है अभी मेरे पास वंस हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि वंस कितने, 0.5 कितने हैं और जीरोस कितने हैं। ये मुझे बताएगा 0.5 कितने हैं। मैं जीरो काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 जीरोस हैं, या फिर 0.5 काउंट कर लेते हैं। मैम 16 16 है। 1 16 2 यस 3 मैम 4। 16 है। अब देखे ना, ये कभी नॉर्मल नहीं ना बनी, नहीं ना बनी। क्या रीजन है, तो मुझे बता सकता है क्यों नॉर्मल नहीं बनी। टोटल कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली इट शुड बी 36 because the total number of samples drawn from the population is 36. The probability is 4 by 36. It should be equal to 1. 36 by 36, 16 plus 16 32, 32 plus 4 36, 36 by 36 it would be 1. Now you have to multiply first column and third column. Okay, तो पहली वैल्यू तो जीरो ही आ जाएगी। ठीक है, 0 by 36, 16 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो जाएगा, 8 by 36। अच्छा, उसके बाद 16 by 36। चलो जी ऐड कर दें आप जल्दी से इसको। 24 by 36। 24 by 36। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला कॉलम भी बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, आप इस कॉलम को जो अभी आया है और पहला वाला कॉलम, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी दो ब्लू वाले कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो पहला तो जीरो ही आ जाएगा, 0 by 36। अच्छा, अगला क्या आएगा? 16 को 4 by 36। 8 को, हाँ 8 को मल्टीप्लाई किया तो फिर 4 by 36 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 का 16 ही रह गया। इसका टोटल क्या आ गया जी? 20 by 36। 20 by 36। अब हम करते हैं इसके मीन वेरिएंसेस कैलकुलेट। ठीक है, ये हमारे कॉलम्स के कौन से आए हैं, ये टोटल्स आए हैं। दिस इज म्यू p which is obtained by taking the summation of the column total 24 by 36 बिल्कुल फोर्थ ठीक। कॉलम का। नहीं फोर्थ नहीं है, हाँ जी फोर्थ कॉलम, सॉरी फोर्थ ही है। समीशन p इंटू एफ ऑफ p, और इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट है वही हमने लिख देना है, और वो रिजल्ट है 24 by 36। अब मुझे बताएं कि इसको अगर हमने वेरीफाई करना है तो पॉपुलेशन क्या है हमारी? 24 by 36। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए मुझे जल्दी से। 2 by 3 में रह देते हैं। अच्छा, अब इसके पैरेलल, अच्छा नहीं पैरेलल बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं सिग्मा स्क्वायर पी कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर पी, जी सिग्मा स्क्वायर पी किसके इक्वल होता है? समेशन p स्क्वायर इंटू एफ ऑफ p माइनस समेशन p इंटू एफ ऑफ p का होल स्क्वायर। हाँ, उसकी जगह म्यू पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ म्यू पी का स्क्वायर, वो लिखना भी आसान होता है हमारे लिए, हमने कैलकुलेट तो किया। पी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी, चले जी एफ ऑफ पी म्यू पी होल स्क्वायर। अच्छा जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी वैल्यूज क्या आई? दिस इज इक्वल टू 20 by 36। अब दूसरा क्या लिखें? 2 by 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। इसको अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करके मुझे रिजल्ट बताएं फाइनली। मैम 1 by 9। सिग्मा स्क्वायर पी का 1 by 9। चलें, ये 1 by 9 Yes. लिख लेते हैं। चलें, अब हम करते हैं वेरिफिकेशन के लिए पॉपुलेशन को कंसिडर। ठीक है, पॉपुलेशन को अगर हमने कंसिडर करना है तो इस तरफ हम लिखेंगे पॉपुलेशन, अलग से लिख लेते हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है क्या जी?
2 3 4 5 6 8। जी, इसमें मुझे बताएं कितने ऐसे हैं जो इवन नंबर्स हैं? 4, आपका इवन नंबर इसमें है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है। टोटल कितने हैं कैपिटल एन? 6, 6 है। तो इवन नंबर अभी आपने मुझे बताया वो कितने हैं? 4, 4, ठीक है ना। तो अब आप देखें इसका फॉर्मूला क्या होगा, k ओवर कैपिटल एन। k क्या है? capital N, हाँ, k जो है वो 4, आपके पास 4 हो गया और 6। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो वही आ गया जो आपका उधर आ रहा था 2/3। yes मैम वही आ रहा है। ठीक है जी, ये 4/6 हो गया। अच्छा, विच इज इक्वल टू 2/3। अब आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। हेडिंग देनी है आपने वेरिफिकेशन की। अच्छा, वेरिफिकेशन की हेडिंग में आपने पहली चीज़ तो लिखी कि वो है न्यू p इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। न्यू p इज इक्वल टू पाई विच इज इक्वल टू 2/3। पहली वेरिफिकेशन होगी। दूसरी वेरिफिकेशन में आपने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला किसके इक्वल है? पाई इंटू 1 माइनस पाई, ये है ना। इस तरफ तो सिग्मा पी आएगा, सिग्मा स्क्वायर पी। इसका रिजल्ट भी हम लिख लेंगे, लेकिन इस तरफ क्या आना है आपके पास? सबसे पहले आना है पाई pi इंटू 1 माइनस पाई और नीचे क्या आएगा? स्मॉल एन। small n, चलिए वैल्यूज लगा दें इसमें। 2/3, 1 माइनस 2/3 किसके इक्वल होता है? 1/3 और डिवाइडेड बाय इसका सैंपल साइज था 2 और हमें पता है कि ये सिग्मा पी का आंसर जो है वो 1/9 है। आ गया 1/9। Hence it is verified that the means and variances are equal after substituting in these results. ठीक है? Okay, thank you so much girls. Okay, Allah Hafiz.